तेलंगाना में विधानसभा चुनाव के लिए वोट डाले जा रहे हैं। इसमें भाग लेने के लिए दक्षिण भारतीय फिल्मों के कई सितारे भी पहुंचे। उन्होंने वोट डालने के बाद लोगों से बढ़ चढ़कर वोट देने की अपील की। अल्लू अर्जुन, जूनियर एनटीआर, चिरंजीवी, नागार्जुन, वेंकटेश, श्रीकांत और नितिन समेत कई स्टार्स अपने परिवार के साथ वोट डालने के लिए पहुंचे। अक्सर कहा जाता है कि बड़े लोग वोट डालने के लिए अपने घरों से नहीं निकलते हैं, लेकिन तेलंगाना में बड़ी संख्या में आम लोगों के साथ साथ सेलिब्रिटीज भी पोलिंग बूथ पर लाइन लगाकर अपनी बारी का इंतजार करते दिखे और यही लोकतंत्र की खूबसूरती है। यहां हर आम और खास बराबर होता है और जाहिर सी बात है, इनके अपील से आम लोगों पर भी खासा असर पड़ता है। इन तमाम सेलिब्रिटीज ने अपील किया कि ज्यादा से ज्यादा लोग घरों से निकले और वोट डालने के लिए आए। अब देखिए, कई सितारे ऐसे भी देखे गए हैं जो अपने काम से ब्रेक लेकर मतदान करने के लिए पहुंचे थे। उनमें अल्लू अर्जुन और जूनियर एनटीआर का नाम शामिल है। खबर तो ये भी आई है कि वो इन दिनों पुष्पा 2 की शूटिंग में काफी बिजी हैं, लेकिन अपने मताधिकार का प्रयोग करने के लिए शूटिंग से थोड़ा सा ब्रेक लिया और मतदान करने के लिए पहुंच गए। दूसरे विंडो में आप देख सकते हैं जूनियर एनटीआर को मतदान करते हुए। वो अपनी फिल्म देवरा 1 की शूटिंग को मैनेज कर अपने सबसे बड़े अधिकार का प्रयोग करने के लिए यहां पर पहुंचे। अयोध्या में भव्य उत्सव की तैयारी देश भर में दिखने लगी है। राम भक्त अपने तरीके से प्रभु राम के आने की तैयारी कर रहे हैं। राम भक्तों का एक जत्था जोधपुर से अयोध्या के लिए पैदल निकल पड़ा है। बिल्कुल, और खास बात यह है कि राम भक्तों की इस पैदल यात्रा में लकड़ी से बने 5 रथों को भी अयोध्या के लिए रवाना किया गया है और इन रथों पर रामलला के अभिषेक के लिए कलश में 6 क्विंटल देसी घी के साथ कई और सामानों को भी रखा गया है। रामनगरी अयोध्या में जैसे जैसे रामलला के प्राण प्रतिष्ठा की तारीख करीब आ रही है, वैसे वैसे देश भर में राम भक्तों का उत्साह बढ़ता जा रहा है। देश के कोने कोने से राम भक्तों का अयोध्या पहुंचने का सिलसिला शुरू हो गया है। जोधपुर से अयोध्या के लिए निकली श्री राम लला दर्शन पैदल शोभा यात्रा का पाली में भव्य स्वागत किया गया। खास बात है कि इस शोभा यात्रा में लकड़ी से बने 5 रथों को अयोध्या लाया जा रहा है और इन रथों पर कलश में 6 कुंटल देसी घी रखा हुआ है और हर कलश पर जय श्री राम नाम का पताका लगाया गया है। घी राजस्थान से अयोध्या लेके जा रहे हैं, जो भगवान श्री राम का जन्मभूमि है और 2024 22 जनवरी के दिन भगवान श्री राम कुटिया से महलों में विराजमान होंगे। उस समय जो यज्ञ होगा उसके लिए हम राजस्थान वासी घी लेके जा रहे हैं। रथों पर रखे गए देसी घी से रामलला का अभिषेक किया जाएगा। इसके लिए गौशाला की ओर से पिछले 6 महीने से घी इकट्ठा किया जा रहा था। यही नहीं, रामनगरी में भव्य हवन पूजन के लिए लकड़ी, चावल और तिल भी लाया जा रहा है। राम नाम की ये भक्ति ही है जो राम भक्तों को दूर दूर से अयोध्या खींच ला रही है। राम भक्त संदीपनी ने 20 साल पहले संकल्प लिया था, जब भी अयोध्या में राम मंदिर बनेगा तब वे रामलला के अभिषेक के लिए घी लेकर अयोध्या जाएंगे और अब संदीपनी का सपना और संकल्प दोनों पूरा होने जा रहा है। हर नवरात्रि में एकम के दिन हाथ के ऊपर अखंड ज्योत रखी जाती है और 9 दिन तक वो हाथ पे अखंड ज्योत जलती है, मात्र 2 कार्य के लिए। मात्र 2 कार्य होने के लिए, 2 संकल्प के लिए कि बच्चा बच्चा गायों की सेवा करे, गौ रक्षा करे और हमारा भगवान श्री राम का अयोध्या में मंदिर बने। इस निमित्त मैं यह अनुष्ठान 20 साल से करता आ रहा हूँ। ये पैदल शोभा यात्रा 27 नवंबर को ही जोधपुर से रवाना हो चुकी है, जो अजमेर, भरतपुर, मथुरा, प्रयागराज और काशी होते हुए 22 जनवरी तक रामनगरी अयोध्या पहुंचेगी। पाली से भरत भूषण जोशी, गुड न्यूज टुडे। भगवान श्री राम को सिर्फ भारत में ही नहीं बल्कि कई देशों में पूजा जाता है। श्रीलंका ही नहीं, समंदर पार थाईलैंड में भी श्री राम को पूजा जाता है। जी हाँ, देखिए, थाईलैंड में तो बाकायदा एक शहर का नाम ही रामनगरी अयोध्या के नाम पर है। यही नहीं, यहाँ के राजाओं के नाम में भी राम का नाम जुड़ा है। तो चलिए आपको भी लेकर चलते हैं थाईलैंड के अयोध्या। भव्य मंदिर, पूजा अर्चना करते श्रद्धालु,
इन तस्वीरों को देखकर आपको लगेगा कि आप शायद भारत में ही कहीं हैं, लेकिन ये भारत नहीं बल्कि थाईलैंड का अयोध्या शहर है। थाईलैंड के इस शहर का नाम भगवान राम की नगरी अयोध्या के नाम पर ही रखा गया है। यहाँ के राजाओं के नाम में भी राम की उपाधि होती है, जो यहाँ की पुरानी परंपरा है। जब मैं बैंकॉक में था तो पता चला कि यहाँ पे भी एक अयोध्या है, तो मैं ये सोच रहा था कि ये अयोध्या और उस अयोध्या में क्या फर्क है, ये देखना है मुझे। और इस अयोध्या को डेवलप हुए सिर्फ 200 साल हुए हैं, लेकिन इससे ये पता चलता है कि हमारी भारत की अयोध्या जो है हजारों साल पुरानी है, असली अयोध्या वही है। लेकिन ये भी एक अयोध्या है, लेकिन इस कारण से जो यहाँ के राजा हैं वो राम को मानते हैं, ऐसा मैंने सुना है, ये हिस्ट्री है। दरअसल यहाँ एक राजवंश है जिसके हर राजा को राम का अवतार माना जाता है। चक्री वंश के वर्तमान राजा को राम दशम कहा जाता है। इससे पहले इस वंश में राम की उपाधि राजा अपने नाम के साथ लगाते रहे हैं। थाईलैंड एक बौद्ध बहुल देश है, लेकिन यहाँ जगह जगह हिंदू देवी देवताओं के मंदिर देखने को मिलते हैं। जिस धरती पे आप खड़े हैं वो भारत का एक छूटा हुआ कड़ी का हिस्सा है, जिसको किसी समय श्याम कहते थे। आप कुछ सालों से इसको थाईलैंड कहते हैं। और यहाँ के राजाओं का जो है शुरू, क्योंकि इनके अंदर जो है जेनेटिक ये हिंदू हैं, बाद में समय के अनुसार ये जो है हिंदू धर्म में बौद्ध धर्म की चीजें आती रही और ये मिक्स हो गया। और यहाँ के राजाओं ने इसी शहर में कुछ हिंदू मंदिर भी बनाए हुए हैं। यहाँ से 35 किलोमीटर दूर लोबुरी है, जहाँ भगवान विष्णु, ब्रह्मा जी और शंकर जी का मंदिर है, लगभग 1000 साल पुराना। इससे यहाँ से 300 किलोमीटर नॉर्थ में जाएंगे तो यहाँ पे फैचबुन एक शहर है, और फैचबुन में श्री थेप एक मंदिर है जो 3000 साल पुराना हिंदू मंदिर है, जो कि भारत के राजाओं ने आके यहाँ बनाया था। अयोध्या के राजा रामती बोधी भगवान राम की उपाधि धारण करते थे। अयोध्या को उस प्रसंग से जोड़ा गया है जिसमें रामायण में अयोध्या को भगवान राम की राजधानी के रूप में वर्णित किया गया है। घोर कलयुग में भी भगवान का नाम लेने से आदमी पवित्र हो जाता है। ऐसे अयोध्या के राजा राम का मंदिर अयोध्या में भी बनने जा रहा है। तो आज जब यहाँ पर थाईलैंड में आते हैं, बैंकॉक के इस अयोध्या स्थल पर आकर के भगवान राम के मंदिरों को देखते हैं, तो हमें लगता है कि हिंदू राष्ट्र की भौगोलिक सीमाएं कितनी बड़ी थी। थाईलैंड के अयोध्या यानी वहाँ की अयोध्या नगरी साफ साफ इस बात का प्रतीक है कि भगवान राम में यहाँ के लोगों में भी कितनी गहरी आस्था है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। चाय पे चर्चा में अब बात बदलते मौसम के मिजाज की। दिल्ली एनसीआर समेत देश के कई हिस्सों में झमाझम बारिश ने प्रदूषण से राहत दिलाई तो ठंड की सौगात भी लेके आई है। अब राजस्थान, उत्तर प्रदेश, तमिलनाडु के कई इलाकों में हल्की बारिश ने मौसम का मिजाज बदलना शुरू कर दिया है। जी हाँ, देखिए मैदानी इलाकों की बात करें तो हल्की बारिश प्रदूषण से राहत का पैगाम साथ लेकर आई है। ठंड के बढ़ने के आसार साथ में लेकर आई है, इसलिए सावधान रहने की सबको जरूरत है। पहाड़ों पर बर्फ, मैदानों में बारिश। एक तरफ आसमान में सफेद फाहे गिर रही हैं, तो दूसरी ओर आसमान में बादलों का डेरा है। हल्की हल्की ठंडी हवाएं चल रही हैं। पहाड़ों में बर्फबारी से मैदानी इलाकों में ठंड का बढ़ना शुरू हो गया है। दिल्ली से लेकर कन्याकुमारी तक मौसम का मिजाज बदला हुआ है। राजस्थान, उत्तर प्रदेश, तमिलनाडु के कई इलाकों में हल्की बारिश इस बात की साफ तस्दीक कर रही है कि मैदानी इलाकों में ठंड और बढ़ने वाली है। पहाड़ों पर बर्फबारी का सीधा असर चंडीगढ़ में देखा जा सकता है। शहर के कई इलाकों में बारिश हुई तो कहीं कहीं ओले भी पड़े।
मौसम वैज्ञानिकों के अनुसार पश्चिमी विक्षोभ के सक्रिय होने की वजह से मौसम में ये बदलाव आ रहा है। जैसे बारिश हुई है तो इससे जो है वो ठंड और बढ़ेगी, और वैसे भी जो कल से दिसंबर का महीना शुरू हो रहा है तो जो सर्दी है वो आने वाले दिनों में और बढ़ेगी। जो इसके पोस्ट इफेक्ट होते हैं, जैसे कि मिनिमम टेम्परेचर जो है वो डिप करेंगे, फॉग फॉर्म होगी 2-3 दिन के लिए, डेंस फॉग जो है वो कुछ एक इलाकों में हो सकती है। तस्वीरें लेक सिटी उदयपुर की हैं, जहां सुबह की शुरुआत घने कोहरे से हुई। सड़कों पर सन्नाटा पसरा नजर आया। ठंड इतनी है कि घर से बाहर निकलने के लिए लोगों को कंबल ओढ़ना पड़ रहा है। राजस्थान के ज्यादातर इलाकों में कोहरे का यही आलम है। सीकर में कोहरा छाया रहा, विजिबिलिटी केवल 60 मीटर तक रही। मौसम विभाग के मुताबिक 1 दिसंबर तक तापमान में गिरावट दर्ज की जाएगी। जयपुर के आसपास के इलाकों में भी बारिश के आसार हैं। उत्तर प्रदेश में भी कई इलाकों में बारिश हो रही है। बारिश के चलते ठंड बढ़ गई है, लेकिन बारिश से हवा में लंबे समय से जमे प्रदूषक पानी के साथ बह गए, जिससे लोगों को प्रदूषित हवा से राहत मिली है। प्रयागराज में लगातार बारिश से AQI यानी एयर क्वालिटी इंडेक्स 110 दर्ज किया गया, जो दीपावली के बाद से लगातार 300 के आसपास बना हुआ था। झमाझम बारिश की ऐसी ही तस्वीर चेन्नई से भी आई है। तमिलनाडु के कई इलाकों में भारी बारिश हो रही है। मौसम विभाग ने तमिलनाडु के 12 जिलों में बारिश और तूफान की चेतावनी जारी की है। लिहाजा प्रशासन ने NDRF की 5 टीमों को तैनात कर दिया है। वहीं भारी बारिश के चलते चेन्नई समेत तमाम इलाकों में आवाजाही में परेशानी हो रही है। जल भराव की वजह से स्कूलों में छुट्टी कर दी गई है। देश भर में बारिश का ये सितम आने वाले कुछ दिनों तक यूं ही बरकरार रह सकता है। ऐसे में जरूरत है ठंड से बचाव और सावधानी की। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। मुंबई अहमदाबाद बुलेट ट्रेन का काम तेजी से चल रहा है। इस प्रोजेक्ट में करीब 250 किलोमीटर में पिलर बनाए जा चुके हैं और जिस रफ्तार के साथ इस प्रोजेक्ट पर काम हो रहा है, माना यह जा रहा है कि अब अगस्त 2026 तक बुलेट ट्रेन के पहले चरण का काम पूरा कर लिया जाएगा और पहले फेज में बुलेट ट्रेन सूरत से बिलीमोरा तक चलेगी। और बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट का सूरत हाल को लेकर रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने एक वीडियो ट्वीट किया है, जिसमें उन्होंने प्रोजेक्ट के बारे में जानकारी भी शेयर की है। यह है नए भारत की रफ्तार। बुलेट पथ पर बुलेट ट्रेन का इंतजार। अहमदाबाद से मुंबई के बीच बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट का काम तेजी से चल रहा है। केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने इससे एक जुड़ा वीडियो भी शेयर किया है, जिसमें उन्होंने बताया है कि 21 नवंबर तक बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट के 251.40 किलोमीटर में पिलर बनाए जा चुके हैं। इसके साथ ही 103.24 किलोमीटर में एलिवेटेड सुपर स्ट्रक्चर भी तैयार कर लिया गया है। अब जिस तेजी के साथ बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट पर काम चल रहा है, माना जा रहा है कि अगस्त 2026 तक गुजरात के बिलीमोरा से सूरत के बीच देश की पहली बुलेट ट्रेन रफ्तार भरने लगेगी। हालांकि शुरू में 10 कोच वाली 35 बुलेट ट्रेन को चलाया जाएगा, जो रोजाना 70 फेरे लगाएगी। इसके साथ ही नेशनल हाईवे स्पीड रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेड की ओर से इस प्रोजेक्ट के लिए गुजरात में 6 नदियों पर पुल बनाने का काम भी तेजी से किया जा रहा है। हालांकि मुंबई से अहमदाबाद के बीच इस प्रोजेक्ट में चुनौतियां भी कई है, लेकिन नेशनल हाईवे स्पीड रेल कॉर्पोरेशन एक एक कर चुनौतियों का पहाड़ काटकर बुलेट ट्रेन के लिए रूट तैयार कर रहा है। गुजरात के वलसाड जिले में 350 मीटर की पहली पहाड़ी सुरंग को तोड़ने का काम पूरा हो चुका है। इसके साथ ही सूरत में 70 मीटर लंबे स्टील पुल का निर्माण भी पूरा हो गया है। बुलेट ट्रेन का रूट मुंबई अहमदाबाद के बीच 508 किलोमीटर का होगा, जिसमें 351 किलोमीटर का हिस्सा गुजरात और 157 किलोमीटर का हिस्सा महाराष्ट्र से गुजरेगा। खास बात है कि मुंबई में बुलेट ट्रेन के रूट का 7 किलोमीटर हिस्सा समुद्र के भीतर होगा, जबकि 35 किलोमीटर का रूट सुरंग से गुजरेगा।
और इस पूरे रूट पर 70 हाईवे, 21 नदियां और 374 छोटे बड़े ब्रिज पड़ेंगे। मुंबई अहमदाबाद बुलेट ट्रेन की आधारशिला 14 सितंबर 2017 को रखी गई थी। बुलेट पथ पर जिस बुलेट की रफ्तार से काम हो रहा है, माना जा रहा है कि अगस्त 2026 तक देश में पहली बुलेट ट्रेन दौड़ने लगेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। मुंबई में हवा की क्वालिटी को सुधारने के लिए प्रशासन नई नई कवायदों में जुटा हुआ है। ऐसे में बीएमसी ने भी कई तरह की गाइडलाइंस बनाई हैं, जिसमें बेस्ट बस सेवा को शामिल किया गया है। बिल्कुल, आपको बता दें कि मुंबई में बेस्ट की तकरीबन 200 बसों में मोबाइल एयर प्यूरिफिकेशन सिस्टम लगाया जाना है। वायु प्रदूषण को रोकने के लिए क्या है ये पूरी कोशिश, चलिए आपको बताते हैं। मुंबई में वायु प्रदूषण कोई छोटी मोटी समस्या नहीं है। ऐसे में महाराष्ट्र सरकार वायु प्रदूषण की समस्या का स्थायी समाधान चाहती है। अपनी इसी सोच को व्यवहारिक रूप में उतारने के लिए वो बसों में एयर फिल्टर फिट करने के साथ ही उन्हें प्रभावी ढंग से मोबाइल एयर प्यूरिफायर में बदलने की कवायद में जुटी है। पिछले कुछ समय में मुंबई भर में वायु गुणवत्ता में काफ़ी सुधार हुआ है। उस सुधार का सबसे बड़ा कारण ये भी है कि पिछले दिनों मुंबई में बारिश हुई और उसकी वजह से हवा थोड़ी सी क्लियर हुई। ऐसे में बीएमसी हो या बाकी एजेंसीज हो, वो पूरी तरीके से कोशिश कर रही है कि मुंबई में जो वायु गुणवत्ता है वो ठीक बनी रहे। इसके लिए बीएमसी द्वारा गाइडलाइंस भी बनाई गई हैं। वहीं मुंबई में बेस्ट जो कि बस सेवा चलती है, सालों से बेस्ट ने लोगों को सेवा प्रदान की है। लाखों लोग बेस्ट में यात्रा भी करते हैं। अब बेस्ट द्वारा भी एक ऐसी सिस्टम उनके बसेस में लगाई गई है जिसको मोबाइल एयर प्यूरिफिकेशन सिस्टम कहा जा रहा है। ये सिस्टम बेस्ट की 200 बसों के आसपास में अभी तक लगाया जा चुका है और ये सारी बसेस में जो प्यूरिफिकेशन सिस्टम है वो बस के ऊपर लगाया गया है। करीब 200 बेस्ट बसों में ये मोबाइल एयर प्यूरिफिकेशन सिस्टम लगाया जाना है। वहीं अभी तक करीब 17 बसेस में ये सिस्टम लगाया जा चुका है। मगर ये एयर प्यूरिफायर सिस्टम कैसे काम करता है? ये प्यूरिफिकेशन सिस्टम ऐसे काम करता है कि ये बस के ऊपर लगा होता है और मोबाइल प्यूरिफिकेशन सिस्टम की तरह काम करता है। पूरे मुंबई में ये बसेस जहाँ जहाँ जाती हैं वहाँ पे हवा की गुणवत्ता ये चेक करता है अपने तरीके से और उसके बाद 15,000 क्यूबिकल मीटर्स जो एयर होती है उसको पूरे दिन में क्लियर करने का मादा ये प्यूरिफिकेशन सिस्टम रखता है। बता दें कि मुंबई की बेस्ट बस में पहला फिल्टर मझगांव और कुर्ला के बीच चलने वाली बस रूट नंबर 60 में लगाया गया था। और यह एयर प्यूरिफायर सिस्टम लगाने का कॉन्सेप्ट एक स्टेट गवर्नमेंट का या अपना भारत गवर्नमेंट का है। जैसे कि उन्होंने अपने एयर पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड है और बीएमसी है, उनके कोऑर्डिनेशन से यह यूनिट लगाया जाता है बेस्ट बसों पे। क्योंकि मुंबई में बेस्ट बस सेवा शहर के हर रूट पर चलाई जाती है और रोजाना इसमें लाखों यात्री यात्रा करते हैं। ऐसे में शहर की हवा को साफ रखने के लिए हर रूट पर चलने वाली बेस्ट बसेस में लगाए जाने वाले ये एयर फिल्टर्स कारगर साबित हो सकते हैं। आने वाले दिनों में बेस्ट और भी ऐसी सेवाएं करेंगी जिसमें इस एयर प्यूरिफिकेशन सिस्टम को लगाया जाएगा और वायु की गुणवत्ता जो है वो अच्छी की जाने की कोशिश की जाएगी। कैमरामैन प्रतीक के साथ पारस दामा, गुड न्यूज टुडे। और अब बात भारत की आन बान शान की वीर जवानों की पुणे के खड़कवासला में एनडीए के 145वें बैच की पासिंग आउट परेड हुई। इस परेड में पहली बार महिला कैडेट्स ने हिस्सा लिया। परेड में करीब 15 महिलाएं शामिल हुई। इस समारोह में मुख्य अतिथि के तौर पर भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू शामिल हुई। इस दौरान राष्ट्रपति मुर्मू के साथ चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल अनिल चौहान मौजूद रहे। समारोह के दौरान राष्ट्रपति ने महिला कैडेट के हौसले को सराहा और कहा कि पिछले साल से महिला कैडेट्स ने भी एनडीए में ट्रेनिंग शुरू कर दी है और आज पहली बार महिला कैडेट्स ने इस दीक्षांत समारोह में हिस्सा लिया, इसलिए ये दिन ऐतिहासिक बन गया है। मुझे विश्वास है कि सभी महिला कैडेट देश और एनडीए का नाम आगे बढ़ाएंगी। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं महिला कैडेट्स के लिए राष्ट्रपति का यह संदेश भी कि किस तरीके से वो देश की आन बान और शान को आगे लेकर जाएंगे। एनडीए की पासिंग आउट परेड जिसमें पुणे के खड़गवासला में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू वहां पर पहुंची। समारोह में राष्ट्रपति ने इस परेड की सलामी भी ली।
हौसला अगर बुलंद हो तो मुट्ठी में हर मुकाम है, वरना मुश्किलें और मुसीबतें तो जिंदगी में आम है। जी हाँ, कहते हैं ना कि आज मुश्किल है, कल थोड़ा बेहतर होगा, और आज की मुश्किलों से निकलकर भविष्य जरूर बेहतरीन होगा। बिल्कुल, और इसीलिए हमारी कोशिश होती है अच्छी खबरें, अच्छे विचार और इसी तरीके की पॉजिटिव बातें हर दिन शाम को 5 बजे हम आपके लिए लेकर आते रहे। बिल्कुल, मेरा भी यही कहना है, पॉजिटिव रहिए और हर किसी को अपने आसपास पॉजिटिव रखिए। इसी से जीवन जो है सरल भी होगा और खुशनुमा भी होगा। तो अच्छी खबरों के साथ चाय पीने के लिए कल फिर आइएगा 5 बजे गुड न्यूज टुडे पर।